नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको पता है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर बता दें। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया और तमाम उसके जो नेता है महाकुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं विपक्ष की तरह कि विपक्ष लगातार जो सवाल खड़े करता है, लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या सांसद हो, अखिलेश यादव के जो करीबी हो, सभी ने महाकुंभ पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। अब उसी को लेकर के जो सूबे के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। वो क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। पड़ रहा है श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार की 27 के सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया जो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के और वहां की व्यवस्था को लेकर के नाखुश और नाराजगी जताते हैं, उन्होंने कई बार हमला बोला है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने महाकुंभ की तैयारियां की और जो लोग और जो साधु संत है वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सूबे के जो डिप्टी सीएम है वो अब अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज सीएम योगी ने आज जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में जो वहां लोग पहुंचे थे उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सीएम योगी ने जो जनता दरबार लगाया और गौ सेवा भी उस वक्त उन्होंने की है सीएम योगी ने। तब तक सीएम योगी की तस्वीरें वो दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में दो जो अपराधी है वो घायल हुए हैं, उनके पैर में गोली लगी है। वो तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ से दिखाते हैं कि कैसे पुलिस की मुठभेड़ में जो अपराधी हैं दिनांक 10 जनवरी 2025 को ये लालगंज में एक बुजुर्ग के साथ 50,000 रुपये की टक्करबाजी की गई। इस संदर्भ में संदर्भ धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पेशल टीम एवं लालगंज टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। सर्विलांस और CCTV की मदद से लगातार स्पेशल ये प्रतापगढ़ से आप तस्वीरें देख रहे थे। लगातार अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन मोड में है यूपी पुलिस और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अपराधी जिस तरीके से जब पुलिस उनको रोकती है या चेकिंग के दौरान ही, लेकिन ये अपराधी उनके ऊपर ही फायर झोंक देते हैं, जिसके बाद मुठभेड़ में इन अपराधियों को जो पुलिस है वो अपनी ताकत दिखाती है और इस तरीके से जो पुलिस के जो अपराधी जो शिकंजे में आ जाते हैं। आपको बता दें कि लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। करीब 8.5 करोड़ लोग वहां अब तक पहुंच चुके हैं और आज भी अगर बात की जाए तो करीब 10 से 15 लाख लोग सुबह तक वहां पर गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और आस्था की जो डुबकी लगातार जो है श्रद्धालु वहां पर लगातार लगाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के उद्योगपति, बड़े उद्योगपति गौतम अडानी भी आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे और वहां भी आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने और वहां पहुंच करके वो वहां पर लोगों की सेवा करेंगे और एक भंडारे में वो वहां पर जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उनको भंडारे का प्रसाद वहां पर ग्रहण कराएंगे। तो 1:45 तक करीब वहां पर वो प्रयागराज में रहेंगे और आज जो है वो अपनी वहां पर सेवाएं देंगे प्रयागराज महाकुंभ में। देश के बड़े उद्योगपति हैं और विश्व में एक समय ऐसा भी आया था कि टॉप जो अमीरों की लिस्ट थी उस सूची में भी वो अव्वल पे थे। तो ऐसे में एक बड़े उद्योगपति लगातार जो एक श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ पड़ रहा है उसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर जा रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और 27 जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। तो तमाम ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके स्क्रीन में हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहर की वो हमारे दर्शकों को बताएंगे।
सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हैं। पूरा मामला जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। स्पेशल टीम भी साथ में ही थी, क्योंकि एक सूचना मिली थी कि हत्या और लूट, छिनौती और धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपी जो है वो फरार काफी दिनों से चल रहे हैं और उनकी जो सूचना कई दिनों लोग प्रतापगढ़ में मिल रहा था, क्योंकि जहाँ ये मुठभेड़ हुई है वहां से अमेठी और रायबरेली बॉर्डर बहुत दूर नहीं पड़ता है। तो काफी दिनों से मिल रही थी कि ये लोग कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रतापगढ़ पहुंच सकते हैं। तो कल देर रात तो ये लोग वहाँ चेकिंग एक नाले के पास लगाए हुए थे, तो वहां पे 2 बदमाशों की लोकेशन जैसे ही मिलती है तो उनको पहले रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे पुलिस एक आम तरीके से पब्लिक को रोकती है कि आप गाड़ी धीमे कर लीजिए, हमको आपकी चेकिंग करनी है, लेकिन इन्होंने धीमे नहीं की, उल्टा पुलिस के ऊपर फायर झोंका है। फायर झोंकने के बाद पुलिस अपने आप को सेफ करते हुए पहले उन लोगों को चारों तरफ से घेरा जाता है। 2 बदमाशों की धरपकड़ होती है। आपको बता दें, शोएब उर्फ रूफी जो नाम बताया जा रहा है, शोएब उर्फ रूफी, उसके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं। तकरीबन हत्या और लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं और ऐसी सूचना है कि शोएब सबसे बड़ा आरोपी है, क्यों प्रतापगढ़ में केवल 12 मुकदमे हैं और अमेठी जिले और सुल्तानपुर जिले में भी इसके ऊपर काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वो भी चेकआउट किया जा रहा है, वो भी निकाला जा रहा है। और जो राम सिंह है, राम सिंह केवल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके अन्य स्टेटों में भी इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और और भी आपराधिक इतिहास इन लोगों को खंगालने का प्रयास करा जा रहा है। और एक चीज और, इन लोगों से अभी और भी पूछताछ, क्योंकि अभी ये लोग प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इन लोगों से और पूछताछ, क्योंकि इन लोगों की छोटी गैंग नहीं, काफी बड़े गैंग है और ये लोग चोरी की घटनाओं, क्योंकि लालगंज में इस समय चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थी, तो इन लोगों से अभी और भी पूछताछ होगी कि इनके गैंग में कितने मेंबर हैं और कितने लोग हैं, क्या अभी वो प्रतापगढ़ में ठहरे हुए हैं। अगर ठहरे हुए हैं तो उनसे उनको उनकी भी धरपकड़ करने का प्रयास करेगी। अखंड, फिलहाल दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है, अभी वो एडमिट है और जैसे ही डॉक्टर इनको डिस्चार्ज करेंगे तो इनको जेल भेजने का काम प्रतापगढ़ पुलिस करेगी। अखंड, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक बड़े अपराधी, क्योंकि 11 मुकदमे एक अपराधी पे दर्ज होना और दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दूसरे पर है। हत्या, लूट, डकैती, जैसा आप बता रहे थे कि इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तो कहीं ना एक बड़ी सफलता है प्रतापगढ़ पुलिस के लिए, क्योंकि ये दोनों अपराधी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े। क्या कोई ऐसा इनपुट मिल रहा है क्या कि इनके जो सहयोगी है, साथी हैं, वो भी है पुलिस के रडार में और बहुत जल्द उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी ज्ञानेंद्र? आप बिल्कुल, देखिए हमने आपको बताया कि इन लोगों को जो राम सिंह है वो चोरी में माहिर है और शोएब भी चोरी में माहिर है और ये लोग हत्या जैसे लूट घटनाओं को तो अंजाम देते थे, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा सफल किसमें होते थे। जो हमारी पुलिस से बात हो रही थी, संजय राय जो एडिशनल एसपी पश्चिमी है, वो भी यही बता रहे थे कि ये लोग जब चोरी की घटनाओं देते थे तो हर वक्त इनपुट नहीं मिल पाता था, ये लोग आराम से निकल जाते थे। ये लोग रेकी करते थे, एक एक घरों की रेकी करते थे कि किसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। पुलिस अधीक्षक संजय राय का जो कहना है कि इनकी तकरीबन टीम जो है 10 से 12 लोगों की, एक रेकी करने वाला वो चोरी नहीं करता था, वो केवल रेकी करके अपना उन लोगों को सूचना देता था और एक गाड़ी मुहैया कराने वाला जो उनको वहां तक छोड़ता था। फिर उसके बाद जब ये लोग चोरी कर लेते थे तो इनको लेकर वापस चले जाते, जो ठहराते थे लोग को अंजाम दे। ये सबसे बड़ी बात, एक पिन टू पॉइंट उन्होंने बताया, अगर जिस घर में चोरी करते थे तो दूसरे दिन आपको बताएं कि जब दूसरे दिन ये लोग वहां देखने जाते थे कि वहां क्या आखिर हो रहा है, क्या सूचना उस परिवार को मिली है, मतलब पूरा A to Z मैप तैयार करके तब ये लोग प्रतापगढ़ जिला छोड़ते थे। सोचिए, जब इन लोगों को पूरा वो हो जाता था, अगर इन लोगों को लगता था कि हमारे ऊपर शक नहीं आ रहा तो ये लोग प्रतापगढ़ ही में ठहरते थे, फिर 1 हफ्ते बाद ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, लूट की बिल्कुल घटनाओं को शातिर, अंजाम देते थे। इनके 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 जो तौर तरीके हैं वो शातिर अपराधियों की तरह, और शायद यही कारण भी कि इनके ऊपर इतनी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस कहीं ना कहीं उन अपराधियों तक भी पहुंचेगी जो उनके जो गैंग के जो सक्रिय सदस्य भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो गैंग होगा एक दो लोगों का ही होगा, इसमें कई जो और भी वांछित अपराधी होंगे वो भी पुलिस की गिरफ्त में बहुत जल्द हमें लगता है कि आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। बधाई भी है प्रतापगढ़ पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर पुलिस एक्टिव रहेगी और अपराधियों के मन में खौफ जरूर रहना चाहिए पुलिस का। ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है आज की कानपुर से? अखंड क्राइम की दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरों से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। एक तो मुठभेड़ हुई है पुलिस की, यहाँ पर एक पनकी पुलिस ने एक मुठभेड़ की है जिसमें एक शातिर अपराधी है जो कि पेशी के दौरान यहाँ से आरिफ नाम का शातिर अपराधी जिसका जिसका उर्फ जो नाम वो बोला जाता है माठा नाम का जो है एक अपराधी पुलिस की पेशी के दौरान से भाग गया था, जिसके बाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान में उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है। उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उस अपराधी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इसके खिलाफ में बहुत सारे मुकदमे दर्ज है आपराधिक, जिसके चलते इसको सजा या इस तरह के कार्य के लिए जो है पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं उसने पुलिस को चकमा दिया और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद में पुलिस ने कुछ ही घंटों में ही उस अपराधी को फिलहाल पकड़ करके जेल में भेज दिया है। दूसरा जो एक बड़ा मामला एक हुआ था शनिवार को 18 तारीख के दिन, शनिवार के दिन पे यहाँ पर एक बैंक लूट दिन दहाड़े होने का प्रयास किया था। एक युवक था लगभग 20-22 साल का नवयुवक, उसने खुलासा हुआ है, उसने जो बयान अपना दिया है उसने साफ तौर पर उसने कहा है कि उससे ये कार्य करवाया गया है लगभग 4 महीने पहले। एक जब वो ITI कॉलेज में जा रहा था उस दौरान पर उसकी वैन को 4 लोगों ने आकर के रोका और उसको गौरक्षा करने की बात कही, जिसके बाद में उसको लगभग 3 महीने से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। 70,000 रुपए उससे कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से उससे लिया गया था और 2 बार ये प्रयास किया गया था कि बैंक लूटने का, जिसमें जिस दिन बैंक लूटने का प्रयास किया गया है उस युवक के द्वारा, नबी नाम के युवक है, उसके 1 दिन पहले भी वो बैंक लूटने गया था, लेकिन पुलिस को आता देख करके वहां से जो 4 लोग हैं जो उसको बैंक लूटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उन्होंने वहां से उसको वापस कर दिया था। लेकिन शनिवार को उसको बैंक लूटने के लिए इस बेस पर भेजा गया कि अगर तुम बैंक लूट के नहीं लाए तो तुम्हारे परिवार को गोली से मार दिया जाएगा, जिसको लेकर के जब वो वहां पर पहुंचा है साइकिल से तो उसको एक युवक आया है जिसके 3 जो और नाम है वो युवक को नहीं जानता है और वो आकर के उसको बंदूक जो एक तमंचा वो देते हैं, कई जो है दागा हथियार देते हैं, जिसके बाद में वो परिवार की जान को बचाने के लिए बैंक में जाता है। लेकिन फिलहाल उसको जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी है उन्होंने पकड़ करके उसको जेल में जो पुलिस को दे दिया था। पूरी जो पूछताछ है उसमें अभी तक फिलहाल ये कुछ सामने मामला आया है। अवनीश, एक चीज और भी आई है इस पूरे मामले में, जैसा कि आप पूरी डिटेल दे रहे थे कि उसने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम ऐसी वेब सीरीज क्राइम पेट्रोल देख करके उसने करीब 450 वीडियोस देखे थे। तो क्या एक जैसे एक बात ये भी बोल रहा है कि मुझे इस तरीके से फंसाने का किया गया, मैं अपने परिवार के लिए कि मैंने ये काम किया, दूसरी तरफ वो सारे वीडियोस देख रहा था, तो क्या वो पुलिस को उलझाने का काम कर रहा है? क्या दो थ्योरी एक जगह कैसे हो सकती है? अगर कोई सदस्य सक्रिय सदस्य होगा किसी गैंग का या फिर कोई किसी को डरा धमका रहा होगा तो ये वो वीडियोस क्यों देखेगा, क्राइम पेट्रोल क्यों देखेगा? वो उसको अगर देखना होगा तो वो सारे जो उस गैंग के सदस्य होंगे जो उसको प्रताड़ित कर रहे थे वो ये बताएंगे कि इस तरीके करना, वो इस तरीके काम क्यों करेगा? क्या इस तरीके से पुलिस को भ्रमित करने का काम कर रहा है? क्योंकि दिन दहाड़े वो वहां पर चोरी करने पहुंचा था, बैंक में पहुंचा था, वहां के उसके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसको पकड़ लिया था। तो क्या भ्रमित करने जैसा माहौल या लोगों को, पुलिस को कंफ्यूज करने की स्थिति है क्या उस युवक द्वारा? देखिए 2 बातें अभी तक जो सामने आई हैं। एक लगभग वीडियो और वायरल हो रहा था जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि इसमें ये भी दावे किए जा रहे थे कि ये युवक ने जो है पिता की जांच से चोरी का प्रयास किया है। पिता ने कहा था कि अपनी कमाई करके लाओ जा करके, इसको लेकर के इस तरीके का भी मामला सामने आया था। लेकिन जो फिलहाल अभी तक जो बातें सामने आई है, जो उसका वीडियो एक आया है, जो मीडिया कर्मियों ने उससे जब बातचीत की है तो उनमें साफ तौर पर ये सामने बात आ रही है कि हमको इस तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया है। तो 2-3 बातें सामने आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है कि उस युवक के द्वारा लगभग 650 वेब सीरीज़ इस तरीके की देखी गई थी और ये बात आई थी कि कहीं न कहीं जो है 650 वेब सीरीज़ पुलिस ने उसमें देखी है कि इस तरीके का देखा गया है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि पुलिस को उलझाने का कार्य इस तरीके से किया गया हो। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है उसके कहने पर अपनी जान, क्योंकि ये कई थ्योरियां खुद ही बना रहा है, जो जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, वीडियोस भी कई वायरल हुए। लेकिन क्या पुलिस को जिस तरीके उसने बयान दिया, क्या पुलिस ने कोई ऐसी जांच पड़ताल की? क्या ऐसा कोई संदिग्ध पुलिस की हिरासत में कोई जानकारी निकल के आई है सामने इसमें? देखिए एक नाम उसको उसने जो बताया राहुल यादव नाम का, बाकी 3 लोगों के लिए वो बोल रहा है कि हमको
नाम की जानकारी नहीं है। तो अभी तक फिलहाल जो है किसी को पकड़े जाने की सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ अभी भी कर रही है और उससे ये जानने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम देने की हिम्मत की, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके का कार्य करना, एक बाइक से आना, अकेले आना, और वो भी खाली बंदूक लेके आना, जो एक कट्टा है, कारतूस भी नहीं था उसमें। तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत जरूर कही जाएगी कि हिम्मत की है उस व्यक्ति ने। तो एक पुलिस इसी बड़े सवाल को लेकर के पूछताछ कर रही है और जानकारी कर रही है कि इस तरीके का कार्य क्या सच में जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, सच में धमकी दी जा रही थी, या यही एक व्यक्ति जो है नवयुवक, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई चीजें देख करके नए नए प्रयास करते हैं, तो क्या उसने खुद से इस तरीके का प्रयास किया है? बिल्कुल अवनीश, बड़ा ही कंफ्यूजिंग पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से युवक अकेले पहुंच जाता है, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने पहुंचता है, और बंदूक भी लेके जाता है, जो कट्टा लेके जाता है वो भी खाली रहता है, और जो थ्योरी है कई निकल करके कई पिता की डांट से कुछ मुझे लोग प्रताड़ित कर रहे थे। तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, अभी पुलिस के लिए जांच का विषय है कि वो जांच में क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली की आज? जी अखंड, बता दें आपको रायबरेली की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि बीते एक हफ्ते पहले लगभग जो है मिल एरिया में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। एक महिला के साथ में कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था, और पूरा प्रकरण अगर बात करें तो महिला जो है यहाँ से अपने मर्जी से लोगों के साथ, अगर सूत्रों की माने तो लोगों के साथ जाती है, और सीसीटीवी में उनकी कुछ फुटेज भी आई है। पुलिस द्वारा जो सूत्रों को मिला है उसमें देखा गया है कि महिला सहमति से गई है। खैर ये मामला जांच का विषय होगा, क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो खबर दी है, सहमति से महिला गई थी और उसके साथ कुछ लोग गए थे, और वहां पे जब दुष्कर्म होने लगा तो और भी कुछ लोग आ गए और महिला को प्रताड़ित किया गया। और खैर पूरी घटना जो हुई, ये घटना जो है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया, वो घटना अगर बात करें तो नहर कोठी फुर्सतगंज में लगता है और अमेठी थाना क्षेत्र आता है। लेकिन वहां पे महिला ने जब रिटर्न एप्लीकेशन दिया, तो रिटर्न एप्लीकेशन देने के बाद वहां पे एफआईआर जो कि जीरो टॉलरेंस के तहत सीधे सीधे जो है योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री का आदेश है, और ये सरकार का भी आदेश है कि जीरो टॉलरेंस में किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध होता है तो किसी भी थाने में कोई थाना क्षेत्र नहीं पर्टिकुलर देखा जाता कि किस थाने क्षेत्र में वो आती है या नहीं आता है, या आता है या नहीं आता है पर्टिकुलर। तो उसमें जो है अखंड जीरो टॉलरेंस के तहत वहाँ पे एफआईआर लिखी जानी थी। खैर एफआईआर नहीं लिखी, 3 से 4 दिन महिला इस थाने उस थाने भटकती रही। खैर जब महिला रायबरेली पुलिस के उनको किसी ने सलाह दी कि वहां जाइए, तो वहां पे आई। थाना मिल एरिया अंतर्गत जो नजदीकी वहां से पड़ता है, थाना मिल एरिया अंतर्गत के तहत वहां पे एफआईआर लिखी गई, और एफआईआर में एफआईआर लिखी गई, एप्लीकेशन मिला। एप्लीकेशन में अज्ञात 10 लोगों का नाम, 10 से 12 लोगों का नाम आया। उसकी हमारे पास बाइट है, हम चाहेंगे कि इस बार असाइनमेंट के पास अगर है तो प्लीज प्ले कर दे, उसके बाद हम आपको इसमें विस्तार में जानकारी देना चाहिए। मिल एरिया में रेप कांड हुआ था, इस पर क्या है पूरा मामला बताइए, जानकारी कितनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए इसमें जो है एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था मिल एरिया थाने पे 17 तारीख को ही, जिसमें कि 11 तारीख की घटना बताई गई थी, जिसपे कि 10-12 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध जो ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि अभी 2 व्यक्तियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनसे पूछताछ के बाद 2 जो है अन्य व्यक्तियों को भी आज गिरफ्तार किया गया है, और जो जिनको जो है नियमानुसार न्यायिक परीक्षण भेजा जा रहा है, और उनसे भी पूछताछ की गई है, और कुछ व्यक्तियों के नाम उन्होंने लिए हैं, तो जिसपे कि और गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। अखंड, इससे जब आईबीसी के संवाददाता ने यहाँ पे क्षेत्राधिकारी सीओसीटी अमित सिंह से जब बात करी, तो अमित सिंह ने अपना बयान दिया कि इससे 10 से 12 लोगों के जो है थाना मिल एरिया के तहत तहरीर प्राप्त हुई थी, और उस तहरीर के अंतर्गत थाना मिल एरिया एक्टिव हुआ, और पूरे जिले का महकमा जो पुलिस विभाग थाना उस क्षेत्र का और सीओसीटी के क्षेत्र अधिकारी अमित सिंह के नेतृत्व में सीओ कोतवाल जो है, जो राजीव सिंह है मिल एरिया, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और ऑपरेशन लॉन्च करते ही 3 से 4 दिन के अंदर इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर कल जेल भेजा गया, जेल का रास्ता दिखाया गया ऐसे अपराधियों को जो दुष्कर्म में संलिप्त है। और बाकी आज अभी जैसे अमित सिंह जो क्षेत्राधिकारी है, उन्होंने जानकारी दी आईबीसी के चैनल पे कि 2 लोगों को और भी हिरासत में ले गया, और उनको भी आज शायद जेल भेजा जाएगा। ये घटनाएं डेफिनेटली जो है निंदनीय है, कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती, और जीरो टॉलरेंस के तहत जहाँ पे अमेठी में एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी, ये एप्लीकेशन लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। इस वजह से इसे इतना थोड़ा डिले हो गया, और आने वाले समय में डॉक्टर एसपी सिंह ने भी इस पे संज्ञान लिया, और इस मामले को तेजी से कर रहा है। जो 12 लोगों का अज्ञात में नाम दिया गया है,
क्षेत्राधिकारी का और पुलिस प्रशासन रायबली का कहना है कि आने वाले समय में 12 के 12 लोगों को लगभग जितने लोगों का इसमें नाम है और जो जांच में सही पाए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, महिला को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार स्पष्ट और साफ तौर पर निर्देशित कर चुकी है अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार से कोई भी महिला अगर फरियाद लेकर के आती है तो न सिर्फ उसकी फरियाद पर कार्रवाई की जाए बल्कि जो दोषी है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, आज हम यहाँ एक मंदिर पर खड़े हैं और इस मंदिर में एक भाई साहब हमारे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया हुआ था और उस धर्म परिवर्तन को लेकर तो हिंदू से ईसाई बन गए हैं और ये इस मंदिर में कई जगह उनको यहाँ पर एक बीमारी थी, उस बीमारी को लेकर कई जगह दवाई भी करवाई थी और दवाई करवाने के बाद में उनको कहीं फायदा नहीं है तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है और ईसाई धर्म अपनाने के बाद में जब वो यहाँ पर इस मंदिर की जानकारी मिली, इन्होंने यहाँ पर अपना जो है चमत्कारी कुछ पानी वगैरह जो भी किया हो, हम अभी उनसे बात भी करवाएंगे और पुजारी से भी बात करवाएंगे तो उनकी यहाँ बीमारी भी सही हो और ईसाई धर्म से फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे कंटिन्यू करें आदर्श। जी भाई साहब, क्या है पूरा सामने, क्या है पूरा मामला? गले में दर्द होता है और खाना खाते थे तो निकल नहीं पाता था और खाना सांस बंद होने लगती थी। हमने कई जगह दिखाया, फायदा ही नहीं हुआ। कराई पंडित जी ने जो हमें दिया खाया, ठीक हो गई, सबसे हारे। आपने धर्म परिवर्तन करा, क्या वजह से धर्म परिवर्तन किया? बीमार थे, बहुत परेशानी थी हमसे, सही मिले ऐसे मुझे जीवन दे दिया। जब फिर दोबारा तबीयत खराब हो तब यहाँ बहन लेकर आई। आप इस समय पहले किसमें थे? पहले तो वाल्मीकि धर्म। उसके बाद कौन सा धर्म अपनाया आपने? फिर ईसाई धर्म। अब आपको ऐसा कैसे लगा कि हम वापस आए, क्या वजह से? ठीक हो यहाँ से। जी मंदिर से हमारे पुजारी भी हैं, पुजारी से भी कुछ बात करेंगे। जी अपन जी बताएं क्या बात? यहाँ पर ये सिद्ध बलि दक्षिण मुखी बालाजी हनुमान मंदिर है और बहुत ही सिद्ध और चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पर किसी भी रोग के मरीज आते हैं वो ठीक होते हैं। बहुत लोग जिनके बच्चे दाने में पथरी थी उनकी पथरी सही हो गई। आपको बताकर आश्चर्य होगा, एम्स जैसे चिकित्सालय में वहाँ पे डॉक्टरों ने जिनको हाथ खड़ा कर दिया, अभी 3 महीने पहले ही वो यहाँ पर आकर ठीक हो गए। यहाँ पर आकर वो ठीक हो गए और उन्होंने ये बात को खुद स्वीकार किया। इसके अलावा जिनके बच्चे नहीं होते हैं, 14 साल, 25 साल की, जिनकी शादी से हो गए थे, एक 18 साल की, एक 9 साल की, उनके साथ यहाँ पर आदर्श एक सवाल ये है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था उनसे एक सवाल ये कीजिए कि क्या आपको जब धर्म परिवर्तन के लिए आपको जब ये बातें आई थी तो क्या किसी ने आप पर दबाव बनाया था, कोई प्रलोभन दिया था? क्या कारण था कि आपने धर्म परिवर्तन किया और आप वापस धर्म जब वापसी कर रहे हैं तो क्या किसी प्रलोभन से या किसी चमत्कार से किसी आपने क्या सोच करके धर्म वापसी की है? दोनों सवाल आप जरूर इनसे लीजिए। भाई ऐसी आपने जब धर्म परिवर्तन किया था, क्या आप किसी दबाव को लेकर किया था और या फिर आपने वापसी कैसे की? दवा कोई नहीं था, से गए कहने लगे कि हाँ फायदा होता है तो हम गए वहाँ। फिर बिल्कुल उनके द्वारा गए थे और जो फायदा हुआ जाने लगे सबसे। अगर जी आप सवाल कर सकते हैं उनसे भाई साहब। देखिए आदर्श, सवाल का यही कहने का मतलब है, इनसे पूछिए कि जो प्रलोभन की बात करें कि कोई प्रलोभन नहीं था, कोई दबाव नहीं था, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो इस तरीके की जो कई संस्थाएं हैं जो लोगों को प्रलोभन दे करके दबाव बना करके धर्म परिवर्तन कराती है, क्या इस तरीके के जो संस्थाएं हैं या जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है? क्योंकि इन्होंने तो अपने इच्छा से यहाँ पर आके फिर हिंदू धर्म में वापसी की है, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं, दबाव बनाकर, प्रलोभन देकर के, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में इस तरीके की बातें निकल करके सामने आती है, तो हरदोई पुलिस इसको लेकर के एक्टिव है, क्या कुछ उसने किया है? ये बता, धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हम अपनी मर्जी से गए थे, तबीयत खराब थी, परेशानी में थे,
और कोई दबाव नहीं हमारे बीच में था। और जो दोबारा तबीयत जिससे खराब हुई अभी जून में, तो हमारी बहन लेकर आई, तब यहाँ से ठीक हो गई। पंडित जी ने हमें जो पानी भी दिया, प्रसाद भी दिया और दवाई भी दी, हम ठीक हो गए, तब से यहाँ आने लगे। आदर्श, आप एक चीज है कि इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है, ये इन्होंने स्वेच्छा से धन परिवर्तन किया था, अब जो भी है फिर से हम वापसी यहाँ कर रहे हैं, जो इनके मन का विषय है, उन्होंने, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। लेकिन सवाल है कि इस तरीके के कई संस्थान हैं जो लोगों को धन परिवर्तन कराते हैं, और इसको लेकर के तमाम ऐसी कई बार ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन चला करके इन लोगों की धरपकड़ भी करती है। क्या हरदोई पुलिस के किसी अधिकारी से आपने बात की और इसको लेकर के उनका पक्ष जानने का प्रयास किया आपने? क्या कुछ कहा है उन्होंने, अगर आप अभी बात तो की? अखंड जी, अभी तक मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं की है। आज ही उसको सुबह जानकारी मिली है, तो हम भाई साहब से मिले। हमने आपने जो धन परिवर्तन किया था, तो हिंदू से लेके आओ ईसाई में गए, तो ईसाई ने सिर्फ बात की क्यों की, तो उन्होंने पूरी कुछ जानकारी बताई। तो हमने सोचा यहाँ पर पूरे दर्शकों को हम दिखाएं कि ये पूरा मामला ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि आदर्श, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर के तमाम ऐसी बातें आती, खबरें आती हैं कि कोई संस्थान है, कुछ लोग हैं और लगातार वो दबाव बना करके, प्रलोभन दे करके लोगों को अपने धर्म में लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वेच्छा वाली बात है। लेकिन इस तरीके की जो भी जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस को जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर किसी प्रलोभन को दे करके वो किसी से धन परिवर्तन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 22 जनवरी है कल, और जो योगी कैबिनेट है, जो योगी कैबिनेट कल वहां पर होगी, और कल वहां पे कैबिनेट मीटिंग रखी गई है कि इस कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्री वहां पर मौजूद होंगे। और आज ही निर्देशित किया गया सभी मंत्रियों को आज वो प्रयागराज पहुंच जाए। करीब 11 बजे ये मीटिंग वहां पर आयोजित की गई है। मीटिंग के बाद जो सभी मंत्री हैं योगी सरकार के, वो सभी मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार महाकुंभ को लेकर के एक्टिव है, और लगातार खुद सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं, और लगातार कई बार करीब करीब 50 से 57 बार वो प्रयागराज पहुंच करके वो जायजा लेते रहते हैं। बीच बीच में वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना हो, आगंतुक को ना हो, क्योंकि ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी वहां पर आ रहे हैं श्रद्धालु और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी पल पल की अपडेट लेते रहते हैं, और जिस तरीके की घटना घटी थी, जिससे एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मच सकती थी और बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता था, लेकिन योगी की जो क्विक रिस्पॉन्स पॉलिसी है सीएम योगी की, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची, और जो वहां पर टीम थी उसका समन्वय वो भी देखने को मिला। लेकिन लगातार प्रयागराज महाकुंभ में लगातार लोग पहुंचते जा रहे हैं, और 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। ऐसे में वहां पर 10 से 12 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। इसको लेकर के भी तैयारियां तेज हैं, और लगातार सीएम योगी वहां पर पहुंच रहे हैं और जायजा भी लेते रहते हैं। आपको बता दें कि कल शामली में आज देर रात बदमाशों के बीच में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ की भी टीम शामिल थी। एसटीएफ के जो बदमाशों के साथ मुठभेड़, उसमें 4 जो अपराधी थे वो ढेर हो गए। 4 अपराधी ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि मुस्तफा कग्गा गैंग के ये अपराधी थे। अरशद जो अपराधी था, 1 लाख रुपए का इनामी था ये अपराधी, और इसके जो 3 सहयोगी, जो इनके 30 साथी थे, वो भी पुलिस की मुठभेड़ में न सिर्फ घायल हुए बल्कि उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में, इस मुठभेड़ में जो सुनील कुमार है एसटीएफ के, उनको भी गोली लगी है, और वो इस वक्त मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती उनको कराया गया और उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिस ऐसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले जो पस्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ की जो मेरठ यूनिट है और शामली पुलिस, करनाल बॉर्डर पे ये पूरी जो मुठभेड़ हुई है, हरियाणा का जो करनाल पड़ता है वहां पे, उस बॉर्डर पे ये मुठभेड़ हुई है, और 4 अपराधी जो कुख्यात अपराधी हैं, मुस्तफा कग्गा गैंग के, अरशद उसके 3 सहयोगी, 1 लाख रुपए का इनाम था। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये अपराधी होगा। हत्या, लूट, डकैती जैसे तमाम इसके ऊपर जो धाराएं थी वो दर्ज थी, और एक बड़ी सफलता मिली है इन अपराधियों तक पहुंचने की। सूत्रों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली थी, लेकिन जब पुलिस इनको गिरफ्तार, मतलब इनको अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है, तो जो अपराधी हैं वो पैर झोंक देते हैं पुलिस पर, जिसके बाद इस मुठभेड़ में ये जो 4 अपराधी हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, इन 4 अपराधियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो जाती है। और एक वही जो पुलिस के जवान है, इंस्पेक्टर है सुनील कुमार, उनको भी 2 गोलियां लगती हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती और उनका इलाज किया जा रहा है। एक बड़ी, सबसे बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एसटीएफ और पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है, और अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए हर कदम और लगातार उठाते हुए जा रही है। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में भी करीब 8.5 करोड़ लोग वहां पहुंच चुके हैं, और 10 लाख लोग करीब वहां पे कल्पवास कर रहे हैं। तो ऐसे में एक
बहुत बड़े तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच करके न सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बल्कि कल्पवास भी कर रहे हैं। और तमाम, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी वहां पहुंचे और वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये महाकुंभ चल रहा है, ना ये छोटे ना बड़े, ये सभी के लिए महाकुंभ है। और सभी लोग इस महाकुंभ, इस आस्था के समागम में जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस आस्था का जो ये समागम है, इसका हम भी एक सहभागी बने और कहीं ना कहीं हम भी वो पुण्य कमाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि जो महाकुंभ है इसमें देवता आते हैं और देवता की वजह से जो स्नान होते हैं, जो मुख्य स्नान होते हैं, उसे शाही स्नान भी कहा जाता है कि न सिर्फ अखाड़ों के जो साधु संत है वहां पे जाते हैं, नागा बाबा जाते हैं। एक अद्भुत दृश्य प्रयागराज का देखने में मिलता है, एक अलौकिक दृश्य, क्योंकि प्रभु भी वहां पर साक्षात मौजूद होते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में माना गया है। और इसी की जो दिव्यता है वो देखते बनती है। जो श्रद्धालु जा रहे हैं और वहां के जो व्यवस्था है उसको लेकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो योगी सरकार की जो नीतियां हैं और जो उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी प्रसन्नता मिल रही है। और न सिर्फ उनको प्रसन्नता मिल के, बल्कि वो वहां जा करके अपने और अपने परिवार वालों के लिए वरदान के लिए, या कहें कि आस्था की डुबकी लगा करके इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।